जरूरत ये है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए कि चाइना के साथ मिलके, इन तमाम मुल्कों के साथ मिलके भारत के खिलाफ एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया चाहता है कि चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बिल्डअप करे, इससे पाकिस्तान के मंसूबे मजबूत हो जाए। मोदी जी पाकिस्तान के हड्डियों को गिना के लटका दिया है। ये काम 70 साल में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं किया था, इसलिए ये लोग मोदी जी से नफरत करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं। ये बदकिस्मती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आज तवज्जो नहीं दे रही, क्योंकि आलमी सियासत मुनाफिकत की सियासत है, मुफादात की सियासत है, और इखलाकियात, असूल, ह्यूमन राइट्स, ये सब करने की बातें करने की हैं। इस पे जबानी जमा खर्च के अलावा इस पे कोई अमली ऐसी चीज हमें देखने में नहीं मिलती जहां वाकई मुसीबत ज़दा लोग, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिनके ऊपर जंगी जराइम हो रहे हैं, उनको कोई रिलीफ दिया जाए। आप देखिए कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है इनका, यूएनओ का, उसने 5 दफा खत लिखा है भारत को कि जनाब हम फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कश्मीर में आप के खिलाफ जो शिकायत हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, वो वेरीफाई करना चाहते हैं, लेकिन भारत इजाजत नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ आप मुनाफिकत ये देखिए कि उसी भारत को 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सीट दी जा रही, जो मुल्क खुद वायलेट करता है यूनाइटेड नेशन के जो करारदादें, जो मुल्क खुद यूनाइटेड नेशन की किसी बात पे अमल नहीं करता। यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर मौजूद है भारत में, जिनको दिल्ली में रखा हुआ है और उनको आगे जाने नहीं देते एलएसी पे, और हर दफा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं कि जी पाकिस्तान ने वायलेशन की है। ये वो मुल्क है जिसको असूलन तो यूनाइटेड नेशन से उठा के बाहर मारना चाहिए, लेकिन यही वो मुनाफिकत है जिसका रोना, जिसकी वजह से आज इंसानियत ये दुख झेल रही। क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को शर्म नहीं आती कि आज यौम शुहदा था? क्या उन्होंने अपनी रिजेंटमेंट दिखाई? क्या दुनिया को उन्होंने दिखाया कि हम कितने इस मामले में दुखी हैं? कश्मीरी बेचारे मजलूम हैं, वो बंद हैं, कैद हैं, उनकी आवाज पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान मुंह नहीं खोलेगा, पाकिस्तान के लोग नहीं बोलेंगे, हम आपके मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर कहाँ हैं? कोई वक्त था जब जमात इस्लामी और ये जो हमारी दीनी जमातें थी, ये कश्मीर कॉज के साथ बड़ी मुखलिस हुआ करती थी। जी। आज इनके अंदर वो मुर्तनी छाई है, इनका जमीर मारा गया है कि ये बाहर निकल के अपना गैज़ो गज़ब दुनिया की तवज्जो दिलाने के लिए आपको उनकी एम्बेसियों के बाहर जाके एहतजाज करना पड़ता है, यूनाइटेड नेशन के दफ्तरों के बाहर जाके एहतजाज करना पड़ता है, दुनिया को दिखाना पड़ता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बीजेपी का दौर था और वाजपेयी साहब जो थे वो उस वक्त वजीर आज़म थे, और वाजपेयी साहब ने एक वो दूरंदेश आदमी था, उन्होंने सोचा कि खित्ते में अमन लाने के लिए कश्मीर का मसला हल करना है, इसका कोई ना कोई तरीकाकार होना चाहिए। लिहाजा उन्होंने उस वक्त एक सोल्यूशन जो आउट ऑफ द बॉक्स जैसे कहते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ और उनसे बातचीत और ट्रैक टू डिप्लोमेसी वगैरह चली, तो वो आगे बहुत बढ़ नहीं सकी क्योंकि एक तो लंबा प्रोसेस था। फिर ये भी कोई नहीं कह सकता कि जो वो मामला तय करना चाह रहे थे वाजपेयी साहब परवेज मुशर्रफ के साथ, वो कल को कश्मीरियों को कबूल होते या नहीं होते, ये चीजें बात की, लेकिन कम से कम बातचीत हो रही। तो ये ख्याल था कि अगर बीजेपी की को मजबूत गवर्नमेंट आ जाती है तो शायद उनको ये एहसास हो कि खित्ते में अमन लाना जरूरी है, और नैनी के शकलमंदी का तकाजा, अगर कोई लीडर हो कोई मुद्दे लीडर नहीं है, बदकिस्मती, लेकिन अगर कोई लीडर हो तो वो यही सोचता है कि अमन जरूरत है आपके आवाम की फलाह बहबूद के लिए, और अमन ही जरूरी है आपकी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। जो लीडर्स हैं वो आइंदा नस्लों की फलाह और बहबूद का सोचते हैं, उनकी बेहतरी के लिए कुछ छोड़ के जाते हैं, ये नहीं कि पहले से ज्यादा दुश्मनियां, पहले से ज्यादा झगड़े छोड़ के जाएं ताकि उनकी जिंदगियां भी तंग गुजरें। तो ये बदकिस्मती, वो जो वाजपेयी साहब थे वो इस चीज को समझ रहे थे और वो कोई ना कोई हल निकालना चाह रहे। तो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, 2/3 मेजोरिटी मिल गई, लेकिन एक दहशतगर्द आदमी से जिसकी बीएनबी कोई खास नहीं है, जो एक चाय वाला है, जिसका बहुत देखें तो वो हिंदुत्व आरएसएस की ज़हनियत का मालिक है, तो उस आदमी से हकीकतन तो किसी अच्छाई की तवक्को की नहीं जा सकती। और मैं अपने लिए नहीं, पाकिस्तान या कश्मीरियों के लिए नहीं, वो जो कुछ बीज बो रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो हकीकतन भारत के लिए भी कोई अच्छाई नहीं करता, वो भारत का भी बेड़ा गर्क। मैं समझता हूं कि हमें अपने तौर पे मोदी से तो कतन कोई तवक्को रखनी नहीं चाहिए, और अगर इमरान साहब को कोई खुशफहमी थी वो भी दूर हो जानी चाहिए। हमें हकायक जो आज रियलिटी, ग्राउंड सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटीज हैं,
ان کی روشنی میں آگے بڑھنا ہے۔ بھارتی میڈیا یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب لداخ میں چین پاکستان کو فائدہ دینے کے لیے چین نے یہ لداخ کا جو محاذ ہے یہ کھولا ہے، کیا یہ درست ہے؟ اور اگر چین اور بھارت کے درمیان جو لداخ میں تنازع ہے اس سے کشمیر کو کوئی فائدہ پہنچنے کے اثرات ہو سکتے ہیں یا کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا نے یہ کھولا، چائنا نے نہیں کھولا، یہ بھارت نے آرٹیکل 370 ختم کیا، آرٹیکل 35A ختم کیا، اس نے مدد کی۔ باقی ہمارے جیسے ملکوں کی جو شاید کشمیر کے اوپر اتنے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، یہ کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائز ہوا اسی کی وجہ سے۔ اب آرٹیکل 370 میں اس کو ختم کر کے آپ نے اس کو یک طرفہ قدم کیا، یونین ٹیریٹری بنا دی، تو چائنا جو ہے وہ جس ٹیریٹری کے اوپر وہ اپنا حق جتاتا ہے، آپ اس کو اپنی یونین ٹیریٹری بنا رہے ہیں، تو چائنا کیوں نہیں بولے گا؟ فائدہ پاکستان کو یہ پہنچا کہ چونکہ لداخ بھی کشمیر کا حصہ کہلاتا ہے، اب کشمیر کے معاملے میں باہر سے پہلے دو پارٹیاں یعنی کشمیریوں کے علاوہ بھارت اور پاکستان، اب کشمیریوں کے علاوہ بھارت، پاکستان اور چائنا اس کا حصہ بن گئے۔ پاکستان اور چائنا دونوں مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بات چیت کرنی ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے، تینوں کے ساتھ بیٹھ کے کرو، تینوں بیٹھیں، یعنی پاکستان اور چائنا اکٹھے بیٹھیں، تو اس سے آپ کی بات کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو اب ضرورت یہ ہے پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے کہ چائنا کے ساتھ مل کے، ان تمام ملکوں کے ساتھ مل کے بھارت کے خلاف ایک پولیٹیکل فرنٹ بنائے۔ دوستو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریے، دھنیہ واد، جے ہند۔